दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम। जैसे कि आपका बोला था कि मतलब कि सिलेबस चेंज हो गया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी भारतीय वन का क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी 9th और 10th का टोटल हमने ले लिया है, 9th और 10th क्लास का, और न्यू सिलेबस पर ये अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और इसमें जो हम जो लिए हैं एकदम सिलसिले ढंग से लिए हैं। पहले हम लोग लिए हैं क्या, पॉलिटी लिए हैं। उसके बाद हम लोग लिए हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री लिए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री लिए हैं। उसके बाद जो है आपका साइंस में फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री है। तो आप लोग बस एकदम अंतिम तक बने रहिए, और इससे हम वादे के साथ कर सकते हैं कि इससे आपका जो है 5 से 6 प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और कई लोग बोल रहे थे कि पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ हम लोग दोस्तों इसी टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, देखिए पॉलिटी से स्टार्ट है एकदम शुरू से। अगर आप ये वीडियो को 2-3-4 दिन तक देख लेते हैं, हम 4 दिन तक लाएंगे, 4 दिन में पूरा 9-10 एकदम खत्म हो जाएगा। अगर ये 4 दिन तक आप लोग देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और पूरा एकदम आपके न्यू कॉन्सेप्ट आपके भीतर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आपको पता है अनुसूची जो मूल संविधान में था, मूल संविधान में 8 अनुसूची था। कितना था दोस्तों, 8 अनुसूची था। तो यहाँ पर से देखिए अभी जो वर्तमान में 4 जोड़ा गया है इसमें संविधान संशोधन करके, तो अभी वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है। चलिए 12 अनुसूची को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए एक में क्या बोला था, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या बोला था दोस्तों, दूसरा में जो बोला गया था इसमें वेतन की बात की गई थी। क्या कही थी, वेतन की बात। तीसरा में क्या बोला था, शपथ क्या बात किया गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा में याद रखिएगा राज्यसभा में सीटों का विवरण किया गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवां आते हैं, तो पाँचवां में याद रखिएगा जैसे कि एससी और एसटी, यानी कि बोल सकते हैं कि एससी एसटी के बारे में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है। और जो बोल सकते हैं छठा, छठा में क्या था, पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया था। जैसे आपका हो गया असम हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया, और मेघालय हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये चीज़ बताया गया था। उसके बाद सतवां में आपका क्या बताया था, सूची बताया था। क्या बताया था दोस्तों, सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, अपशिष्ट सूची, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद 8वां में क्या था, तो 8वां में याद रखिएगा भाषा था। क्या था दोस्तों, भाषा था। तो यहाँ से आपका 8 हो गया। लेकिन याद रखिएगा संविधान संशोधन करके जुड़े हुए थे, तो उसको भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं संविधान द्वारा। देखिए पहला जो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, तो ये याद रखिएगा भूमि सुधार से था। किससे था, भूमि से संबंधित था। और ये याद रखिएगा 51वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसके द्वारा, 51वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, पहली संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो 10वां जोड़ा गया था, 10वां याद रखिएगा इसमें चर्चा है दल बदल का। क्या है, दल बदल का चर्चा है इसमें। और दल बदल जो जोड़ा गया था, याद रखिएगा ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद 11वां अनुसूची जो जोड़ा गया था, याद रखिएगा 11वां अनुसूची जो जोड़ा था, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। किसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया था। और याद रखिएगा यह जो जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा था। और याद रखिएगा एक जो 12वां जोड़ा गया था, 12वां में क्या जोड़ा गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा नगर निगम। क्या जोड़ा गया था, नगर निगम के बारे में जोड़ा गया था। जैसे कि आपका गांव में देखते होंगे पंचायती राज है और कहीं शहर में नगर निगम होता है, तो उसी को जोड़ा गया था इसमें। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में ये भी जोड़ा गया था। तो यहाँ से आपका 4 हो गया, ये जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा जुड़े हैं। और 8 जो है आपका संविधान में मूल अनुसूची है। तो यहाँ पर से आपका कितना हो गया, 12। 12 को हमने आपको बता दिया। तो चलिए आपका ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया था, यही क्वेश्चन फिर उसमें दिया था। तो यहाँ पर से ध्यान से देखिए किसका मीनान गलत है, तो आपको इसमें गलत चुनना है। देखिए पदाधिकारियों का वेतन कितना है, द्वितीय अनुसूची में। अभी तुरंत हमने बताया वेतन की चर्चा कितना में है, द्वितीय अनुसूची में। तो यहाँ पर से ये सही है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 5वीं अनुसूची थी, ये आपका गलत हो गया। हमने बताया राज्यसभा में जो सीटों का विवरण होगा यह जो है 4थी अनुसूची में होगा। किसमें होगा दोस्तों, 4थी अनुसूची में। तो यही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 5वीं अनुसूची में हमने क्या बताया, याद रखिएगा एससी एसटी यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आपको पता है सबसे पहले जो है 14 भाषा इसमें था। ठीक है, 14 राज्यों का गठन जब हुआ तो इसमें 14 भाषाओं के आधार पर हुआ था। तो यहाँ पर से जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और यह 1967 में जोड़ा गया था, जो कि सिंधी था। क्या था दोस्तों, सिंधी था। ठीक है। उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया जिसका याद करने का ट्रिक है नमक। क्या है, नमक है। तो याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। और यह जो जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 15 से बढ़कर कितना हो गया, 18। और यह कब जोड़ा गया था, तो यह भी चीज ध्यान रखनी है, 1972 में यह जोड़ा गया था। ठीक है।
उसके बाद जो यहाँ पर आता है एक 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन में 4 भाषा को जोड़ा गया। उसका याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या है दोस्तों? बोडमास है, ठीक है। जैसे हो गया बोडो, हो गया डोंगरी, हो गया एम से मैथिली हो गया और संथाली हो गया। तो यहाँ से 4 भाषा जोड़ा गया। तो कितना हो गया? 18 4 22 भाषा हो गया। तो यहाँ पर तेलुगु था, मैथिली था, सिंधी था, लेकिन तुलु नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ये जो सूची दिया गया था अभी जो हमने आपको बताया, इसका भी विवरण दिया गया है 10th क्लास के मतलब कि भारतीय वन के क्वेश्चन में। तो हमने ये भी ले लिया, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, ठीक है। भले 2-3 दिन तक चलेगा ये सेशन, लेकिन आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसको मिलाना, अभी तुरंत हमने बताया, ये तो आप आराम से मिला सकते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची हमने बताया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो एक का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद 10वीं में बताया दल बदल। दल बदल कहाँ पर है दोस्तों? 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल जोड़ा गया, तो ये इसका हो जाएगा 1। उसके बाद 11वीं अनुसूची में हमने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3। और 12वीं में क्या बोला? 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नगर पंचायत को। यहाँ पर से हो जाएगा 2 1 3 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 1 3 4। यहाँ पर ऑप्शन में था 2 1 3 4, उसको टाइप नहीं किया, तो यहाँ पर से आप लोग ये ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जो भी अभी तक विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया जा रहा है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जिसका भी 7 तारीख और 11 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए जो है एकदम अलग से मैराथन आएगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त से आपका जो है याद रखिएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस सभी का जो है एक दिन लगातार मैराथन चलेगा। उसमें जो है सभी चैप्टर का आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। और यह जो आपका भारतीय वन का सीरीज चलाया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसको भी आपको जरूर देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक विकास का नींव किस एक्ट के तहत पड़ा? तो आपको पता है भारत में जो संवैधानिक विकास का नींव पड़ा है वो क्या हो रहा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा है। क्या पड़ा है दोस्तों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। और उस समय जो याद रखिएगा प्रधानमंत्री अगर पूछेगा आपको, तो याद रखिएगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ था। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से आपको यह पूछेगा 1773 में क्या हुआ था? तो ये जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इसके द्वारा जो है बंगाल का जो गवर्नर था, उसको बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया दोस्तों? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कि किस एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, तो वो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा 1700 रेगुलेटिंग एक्ट किया, तो 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की गठन किया गया। और वहाँ पर उसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो याद रखिएगा सर एलिजा इम्पे बना। कौन बना दोस्तों? सर एलिजा इम्पे बना। जितना भी हम डिस्कस करवा रहे हैं वो डिस्कस को आपको एकदम ध्यान देखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कहीं भी इधर उधर भागा तो उस रेंज में आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा डिस्कशन से, ठीक है। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया? देखिए एक था 1813 का चार्टर अधिनियम, यहाँ पर से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें जो है कंपनियों का मतलब व्यापारी का एकाधिकार जो है ये अंशतः रूप से समाप्त किया, यानी कि पूरी तरीका से समाप्त नहीं किया। और इसमें जो याद रखेगा मतलब कि दो चीज़ों के लिए जो है चाय और चीन के साथ जो है व्यापार कायम रखा। तो यही बोल रहा है कि 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। तो इसी में बढ़ाया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और इसकी अधिनियम की क्या क्या विशेषता है, यह भी चीज ध्यान रखिए। 1813 के चार्टर अधिनियम में आपको ध्यान रखना है शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्च करने का आदेश दिया गया। क्या दिया गया? शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्च करने का आदेश दिया गया है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहां से आपका समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसको मिलाना है। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया था, इसमें दिया गया है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब हुआ था? तो ये तो आपको पता है 1909 के अधिनियम द्वारा आया गया था। किसके द्वारा? 1909 के अधिनियम द्वारा। तो यहाँ पर बोला गया कि उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब ये अधिनियम आया था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देख रहे हैं भारतीय वन 10th की क्लास में किस तरह का क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है सांप्रदायिक निर्वाचन जब 1919 में आया था तो उस समय था एच एक्विथ। कौन था? एच एक्विथ। यहाँ पर हो जाएगा हेनरी एक्विथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है महिलाओं को वोट देने का अधिकार। तो ये 1919 के अधिनियम में दिया है। कब दिया है दोस्तों? 1919 के अधिनियम में दिया था। और उस समय अगर बात कीजिएगा तो कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड जॉर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर है प्रांतीय स्वत्या। प्रांतीय स्वायत्ता याद रखिएगा, जो ये किया गया था, ये किया गया था 1935 के अधिनियम में। कब किया गया दोस्तों? 1935 के अधिनियम में ये प्रांतीय स्वायत्ता की नींव डाली थी। और ये याद रखिएगा उस समय जो था स्टालिन ब्लाडविन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर है भारत की स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता 1947 में आया था और आपको उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से 3 हो जाएगा, यानी 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मिलाना चाहे तो यहाँ से आप लोग मिला चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? यानी कि 1935 की विशेषता नहीं बतानी है। तो 1935 की विशेषता क्या क्या होता है? देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 1935 के अधिनियम द्वारा किया गया, तो यह बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अब यहाँ पर दिया गया प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। तो प्रांतों में अगर द्वैत शासन की बात कीजिएगा तो यह 1919 का अधिनियम है। किसका है दोस्तों? 1919 का अधिनियम है। केंद्र में अगर द्वैत शासन बोलता तो ये हो जाएगा आपका 1935 का। तो यही आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 का यह विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? देखिए, कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था उसमें 3 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 3 सदस्य थे। इसका याद करने का ट्रिक है काल। क्या है काल? के से हो जाएगा क्रिप्स, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर, एल से हो जाएगा लॉरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाएगा, ए बी अलेक्जेंडर हो जाएगा और पेंथिक लॉरेंस हो जाएगा। अब देखिए स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है याद रखिएगा जो वाणिज्य विभाग का था। किसका था? वाणिज्य विभाग का था। और पेंथिक लॉरेंस भारतीय सचिव के पद पर थे। सबसे बड़ा पद जो है सचिव का पद होता है, इसीलिए इसको अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर से ये पूछा गया है कि सा का मिलान गलत है। तो यहाँ पर मिलान जो है आपको गलत चुनना है। देखिए, संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साथ, ये बिल्कुल ठीक है। संचालन समिति और जो है एक है प्राक्कलन समिति, ये दोनों का जो है संबंध किससे है? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसका है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर से आपका दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका है जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद संघीय संविधान समिति, ये हो नेहरू जी हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकार उप समिति, जे बी कृपलानी है। अगर मौलिक अधिकार का समिति पूछेगा यानी कि अध्यक्ष पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ गया? इससे 1 नंबर क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा? तो आपको पता है भारतीय संविधान में जो निर्माण हुआ ये जो है 10th एनसीईआरटी में दिया है और 9th एनसीईआरटी में भी दिया है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है कितना बार पूछ दिया है? बिहार दरोगा इस बार पूछा है 1275 में। तो आपको याद रखना है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा इसमें जो है पूछता है कि कितना खर्च हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा 64 लाख रुपया इसको जो है लगभग में इसका माना जाता है। 63 पूछ कुछ है लेकिन 64 लाख रुपया आप इसको मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जब आपका क्वेश्चन आउट हुआ था उस समय जो क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ था उसमें ये दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत एक क्या है? तो अनुच्छेद 1 को जब आप पढ़िएगा तो बोला गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी इंडिया दैट इज ए भारत। तो यहां पर से बोला गया कि भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ देखिए भाग से संबंधित है। आपके एग्जाम में भाग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी एग्जाम कैंसिल हुआ है तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया जाता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को एकदम पूरा गहराई से आपको देख लेना चाहिए। देखिए भाग 11 में क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, तो इसका हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। तो भाग 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद याद रखना भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। तो राजभाषा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद भाग 18 में क्या है दोस्तों? तो भाग 18 में याद रखिएगा अपात उपबंध है। कितना है? अपात उपबंध हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 4। उसके बाद याद रखिएगा भाग 20 में क्या है दोस्तों? तो भाग 20 में याद रखिएगा संविधान संशोधन है। तो यहां से ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखना और एग्जाम में आपको ये प्रश्न इसी तरह से बनाना। इस तरह से बनाइएगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और जो है याद रखिएगा जल्दी बनेगा। इसमें नदी नहीं बनाना कि यहाँ का ये हो गया, यहाँ का ये हो गया, इस तरह से नहीं करना। इधर ही लिख लीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में किससे संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का अगर भाग 9 की बात कीजिएगा तो इसमें जो है पंचायती राज से व्यवस्थित है। किसके? पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज है, लेकिन 9 का ख जब पढ़िएगा तो उसी में जो है दिया है सहकारी समिति। कितना दिया गया है? 9 के ख में सहकारी समिति की बात किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब
कब किया गया? देखिए, राज्यों का जो पुनर्गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था वो तो 1953 में ही हो गया था, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि भाषाई आधार पर। तो याद रखिएगा, एक कमेटी था जिसको कि हम लोग बोलते हैं फजल आई, क्या बोलते थे, फजल अली आयोग कमेटी। तो इसमें जो है याद रखिएगा राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 14 राज्यों को भाषाई आधार पर बांटा गया। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे पहला जो किया गया था तो ये याद रखिएगा 1956 में। तो याद रखिएगा ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको सेशन कैसा लग रहा है? ये सेशन हम कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट से हमको मोटिवेट मिलता है। सभी का हमको कमेंट देखते हैं, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपको रिप्लाई भी नहीं मिलता है, लेकिन कमेंट हम सभी का पढ़ते हैं और वहाँ से पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। उन्हीं उस कमेंट के अनुसार ही हम आपके लिए यहाँ पर सेशन लाते हैं। तो ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक था। सभी एनसीईआरटी बोल रहे थे, तो हम 9, 10 का पूरा एकदम ला दिया आपके बीच। इसमें अभी और ज़्यादा सा क्वेश्चन बचा हुआ आज जो होगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे। अगर बोलिएगा तो आप आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका मिलान गलत है? तो यहाँ पर मिलान गलत करना है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर राज्यों का जो है गठन किया गया, तो उसमें जो राज्यों का सबसे पहला गठन किया गया गुजरात का। गुजरात का हुआ दोस्तों, याद रखिएगा 1960 में किया गया। उसके बाद ध्यान रखना किसका किया गया? नागालैंड का। नागालैंड का कब किया गया? 1963 में। तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। गोवा आंध्र प्रदेश का किया गया 1987 में। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके सॉरी, गोवा और जो है याद रखिएगा मतलब अरुणाचल प्रदेश का। त्रिपुरा का 1972 में नहीं, ये त्रिपुरा भी 1987 में ही हुआ। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका गलत हो जाएगा। मेघालय 1971 में क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? तो बिहार से अलग जो है झारखंड राज्य की स्थापना कब किया गया? तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 को। कब किया गया? 15 नवंबर 2000 को। उस समय जो झारखंड राज्य किएगा 28वां राज्य बना था। कौन बना था दोस्तों? 28वां राज्य बना था। तो यह भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से याद रखिएगा अनुच्छेद 19 का ए संबंधित है। और इसी में याद रखिएगा झंडे फहराने की भी आज़ादी मिला है। क्या मिला है दोस्तों? झंडे फहराने का आज़ादी भी इसी में मिला था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 19 अनुच्छेद में क्या बोला गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त करती है? यानी कि बंदी बनाए गए अब व्यक्तियों की मौलिक अधिकारों की रक्षा जो करता है, ये कौन करता है? तो ये याद रखिएगा, ये जो करता है बंदी जैसे बनाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। यानी कि बंदी का मतलब है कि स्वशरीर प्रस्तुत करना बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। और यह जो अनुच्छेद 22 में बोला गया है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, इसका अनुच्छेद का मतलब 22 में क्या बोला गया है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि इसका मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद यहाँ से 22 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 क्या बोलता है कि दोस्तों की याद रखिएगा जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया? असृप्तता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया दोस्तों की यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये सब चीज भी घटनाएं को एकदम याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समक्ष प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया था? यानी कि विधि के समक्ष समानता आपको पता है अनुच्छेद कितना में है? 14 में। तो यहाँ पर 14 नहीं है, तो याद रखिएगा ये 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वैसे तो 16 में समान अवसर की समानता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 26 में क्या है? यानी कि चलिए कि कोई धर्म के लिए आप कार्य प्रबंधन कर रहे हैं तो उसका जो है संगठन बनाना, अनुच्छेद 26 की बात की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा किया था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में। कितने में दोस्तों? अनुच्छेद 32 में। और इसको संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किनकी किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मतलब कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याद रखिएगा जो उच्च न्यायालय जारी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करते हैं उसको हम लोग रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रीट बोलते हैं, जिसको कि समादेश हिंदी में बोलता है। तो इसी यही दिया गया था आपके 10th में, तो हमने ये भी आपको टाइप करवा दिया। और जो याद रखिएगा ये जो किया गया था और हाई कोर्ट के द्वारा जो करता है, तो याद रखिएगा हाई कोर्ट द्वारा ये 226 अनुच्छेद के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट जो 32 अनुच्छेद के द्वारा रेट जारी करती है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से जो है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री को लिया, उसके बाद जो है मेडिवल हिस्ट्री को लिया, उसके बाद एशियंट हिस्ट्री को लिया। तो सभी का एकदम सिलसिले ढंग से है। तो जो पॉलिटी का यहाँ तक हुआ, यहाँ से अगर बोलिएगा तो कल आगे कर देंगे हम लोग। अभी मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जहाँ तक प्रश्न होगा तो वहाँ तक हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री का सेशन को स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता है पलासी का युद्ध जो है, याद रखिएगा 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 को। और यह जो है एक प्रकार का युद्ध नहीं था, बोल सकते हैं कि इसको संयंत्र बोल सकते हैं, एक प्रकार का संयंत्र। मात्र 1 से 1.5 घंटा तक यह युद्ध चला था। कितना देर चला था? 1 से 1.5 घंटा तक। और याद रखिएगा ये जो युद्ध चला था ये बंगाल में राज्य में चला था। कहाँ पर चला था? बंगाल में। और याद रखिएगा नदी आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा भागीरथी नदी के तट पर। कहाँ पर चला था? भागीरथी नदी के तट पर चला था। और यह युद्ध जो है याद रखिएगा ये चला था। बंगाल के गवर्नर कौन थे उस समय? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और याद रखिएगा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच चला था। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के बीच चला था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। तो सही को समझ में आ गया। चलिए इस तरह से जब आप डिस्कशन को पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको आप जवाब देना है कि पलासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। अभी तुरंत हमने बताया रॉबर्ट क्लाइव और जो याद रखिएगा सिराजुद्दौला। याद रखिएगा इसमें जो है सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसको याद रखिएगा, इसका जो है सेनापति रहता है मीर जाफर। कौन रहता है दोस्तों? मीर जाफर। तो मीर जाफर ने इसको धोखा दे देता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो है इसको इसके पुत्र ने इसको धोखे से मार देता है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? देखिए मुंगेर से जो मुर्शिदाबाद का राजधानी मुंगेर से स्थानांतरित किया, ये चीज ध्यान रखिएगा। जिस समय बंगाल याद रखिएगा मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था दोस्तों? बंगाल जो है याद रखिएगा मुगलों के अधीन था। जिस समय बंगाल मुगलों के अधीन था उस समय जो है बंगाल की राजधानी हुआ कहाँ करती थी? ढाका। कहाँ हुआ करता था? ढाका हुआ करता था। लेकिन याद रखिएगा जब बंगाल का स्वतंत्र हुआ वहाँ का नवाब बना मुर्शिद कुली खां। उसने जो है ढाका से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद। कहाँ किया? मुर्शिदाबाद नामक स्थान को बताया था और यहीं पर कर दिया। उसके बाद याद रखिएगा मीर जाफर बनता है। मीर जाफर के बाद बनता है मीर कासिम। मीर कासिम ने याद रखिएगा मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी जो है मुंगेर स्थापित किया। कहां पर किया? मुंगेर स्थापित किया। यहां पर बोल रहा है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया? तो याद रखिएगा मीर कासिम ने। और यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर देखिए बक्सर युद्ध से संबंधित घटनाएं, तो आपको यहाँ पर से ध्यान से देना। बक्सर युद्ध यहाँ पर से समझिए कहाँ पर से हुआ था और इसको क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए बक्सर युद्ध जो हुआ था तो ये ध्यान रखनी, बक्सर युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था दोस्तों? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग लिए थे? तो याद रखिएगा भारत की संयुक्त सेना भाग लिया था। कौन लिया था? भारत की संयुक्त सेना इसमें भाग लिया था। तो भारत को संयुक्त सेना से कौन कौन लिया था? तो याद रखिएगा अवध के नवाब शुजाउद्दौला लिए थे, मीर कासिम लिए थे, मीर कासिम बोल सकते हैं, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और जो याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय। और यहां पर से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने इधर से साथ दिया था। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से यही चीज पूछा जा रहा है कि किसका। इसमें याद रखिएगा जो है यहां पर अंग्रेजों का जीत हुआ, भारत की संयुक्त सेना की बुरी तरह से हार हुआ। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो 1765 में होता है इलाहाबाद की संधि, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहां पर दिया गया आपका बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में, अभी तुरंत बताया 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ये बिल्कुल ठीक है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। तो यह भी बिल्कुल ठीक है। यह युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। यह भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखिएगा भारत का संयुक्त सेना का अगर सेनापति पूछेगा तो यह हो जाएगा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ठीक है, मतलब कि अवध का नवाब सिराजुद्दौला हो जाएगा। और यहाँ पर बोला कि इस युद्ध में अंग्रेजी विजय हुआ था। यह भी ठीक है। यानी यहाँ से सभी कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक टॉपिक में आपका पलासी का युद्ध समाप्त है, उसके बाद बक्सर का युद्ध समाप्त है। इस तरह से जब आपका पूरा रिवाइज करवा देंगे दोस्तों तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब यहां पर देखिए 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो जाती है? अब देखिए यहां पर आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में। तो यहां पर देखिए एक ट्रिक बताएंगे, वहां से आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए मैसूर युद्ध जब भी आए तो याद रखना है 2 का डिजिट आपको याद रखना है। प्रथम मैसूर युद्ध की बात कीजिएगा तो यह हुआ था 1767 में, 2 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1769। और याद रखिएगा इसमें जो हैदर अली जीता था। कौन जीता था दोस्तों? हैदर अली पहले शासक थे जिसने कि अंग्रेजों को पराजित किया था। यह भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा होता है 1780 से लेकर 82 तक। कब होता है? 1780 से 82 तक। तो 82 में ही टीपू सुल्तान की हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका पुत्र रहता है टीपू सुल्तान और इसने जो है अपना युद्ध में पदभार संभाला था। तो बोल सकते हैं कि 1780 से 1784 या 1782 तक यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। उसके बाद तीसरा जो होता है 1790 से लेकर 92 तक। और इसमें याद रखिएगा टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। किसका हो जाता है? टीपू सुल्तान हार जाते हैं। और याद रखिएगा एक होता है 1799 में जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला है कि हैदर अली का मृत्यु किस दौरान होता है? तो याद रखिएगा 1782 में हो जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या बोलेंगे इसको? प्रथम नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से संधि पूछा जाता है तो आपको याद रखना है महामंगल श्री। क्या रखेंगे याद दोस्तों? महामंगल श्री। ये ट्रिक है आपका। ठीक है,
यहाँ से आपका टोटल चीज हो जाएगा। महा से क्या हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा मद्रास का संधि। क्या हो जाएगा, मद्रास का संधि। मंगल से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो ये हो जाएगा मंगलोर का संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलोर का संधि। और तीसरा पूछेगा तो ये हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम का संधि। तो ये महामंगल श्री आपको ये याद रखना है, और दो दो डिजिट पर ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम में बनाया। कहाँ पर बनाया, श्रीरंगपट्टनम में बनाया। और याद रखिएगा जो है जैकोबियन क्लब के सदस्य भी थे। किसके थे, जैकोबियन क्लब के सदस्य अगर पूछेगा तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति में यह था, तो इसका सदस्य कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा टीपू सुल्तान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए बॉन्डी बास का युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के बीच कब लड़ा गया था। तो बॉन्डी बास का युद्ध जो याद रखिएगा 1760 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था दोस्तों, 1760 को। इसी में जो फ्रांसीसी को हार हुआ था और यहाँ से भारत से बाहर किए थे अंग्रेज ने, तो यहाँ पर से हो जाएगा 1760। एक हुआ था दोस्तों याद रखिएगा बेदरा का युद्ध। क्या हुआ था दोस्तों, बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1759 में, जिसमें कि डच यात्री को बाहर किए थे। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। टोटल दोनों क्वेश्चन बता दिए हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर किसकी तस्वीरें होती थी। तो टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर याद रखिएगा किसका तस्वीरें होते थे, तो शेर का तस्वीर होता था। किसका होता था, शेर का होता था। और शेरे मतलब शेरे मैसूर किसको बोलते हैं, तो ये भी टीपू सुल्तान को ही बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। शेरे मैसूर किसको कहा जाता है। देखिए ये भी बोला गया, ये टीपू सुल्तान को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, टीपू सुल्तान को कहा जाएगा। तो यहाँ से ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अभी तुरंत हमने बताया आपको, ये क्वेश्चन को मिलाइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 10th क्लास का है। सही मिलान कौन है। देखिए सही मिलान कौन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी तुरंत हमने बताया महामंगल श्री। याद रखिएगा इसका ट्रिक क्या है, महामंगल श्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर आपको जरूर दिलाएगा। महा से हो गया मद्रास का संधि, द्वितीय हो गया मंगलोर की संधि, सी से हो गया श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1700 कब, ये हुआ था 69 में। तो ये मद्रास का संधि हो जाएगा। तो एक का हो जाएगा 2। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1780 में। तो ये मंगलोर का संधि हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3, यानी 2 और 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से ये चीज एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर सिख संप्रदाय से संबंधित ये आपसे पूछा गया, यानी कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा भारतीय भवन में जो है एक कॉलम बना के इसका पूरा विवरण दिया गया है। अगर आप लोग ने पढ़े होगा तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए सिख संप्रदाय का संस्थापक आपको ध्यान रखना है, गुरु नानक हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों, गुरु नानक हुआ था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इनका जन्म याद रखिएगा 1469 ईस्वी में लगभग हुआ था। और ध्यान रखिएगा इसका जो गुरु सिख संप्रदाय का वास्तविक अगर संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। याद रखिएगा सिख संप्रदाय में कुल 10 गुरु हुए थे, जिसमें कि पहला कौन था, गुरु नानक था। दूसरा अगर बात कीजिएगा तो गुरु अंगद था। कौन था दोस्तों, गुरु अंगद था। तीसरा की बात कीजिएगा तो गुरु अमरदास था। कौन था, गुरु अमरदास। कम से कम आपको ये सब चीज ध्यान रखनी है। चौथा आपको पूछेगा तो रामदास हो जाएगा। और पांचवा अगर बात कीजिएगा तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक 9वें गुरु को एकदम ध्यान रखना है, गुरु तेग बहादुर। कौन हुआ था दोस्तों, गुरु तेग बहादुर। तो ये भी चीज घटनाएं को एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें दो मुगल का शासन, दो मतलब सिख संप्रदाय के शासक को मुगल शासक ने मरवा दिया था। तो उसमें एक कौन था, तो याद रखिएगा एक था 9वां गुरु तेग बहादुर। कौन था दोस्तों, तेग बहादुर था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तेग बहादुर को किसने मरवाया था, तो याद रखिएगा इसको औरंगजेब ने मरवाया था। किसने मरवाया था दोस्तों, औरंगजेब ने मरवाया था। और ध्यान रखिएगा एक था कौन, 5वां गुरु आपका जो था गुरु अर्जुन देव। कौन था दोस्तों, गुरु अर्जुन देव था। इसने जो है जहांगीर के पुत्र का सहयोग किया था, इसी में इसको जहांगीर ने मरवा दिया था। किसने मारा था, जहांगीर ने मरवा दिया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभकर्ता कौन थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभकर्ता तो याद रखेगा गुरु अंगद था। कौन था, द्वितीय सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, गुरु अंगद थे। और ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या था, मूल नाम याद रखिएगा लहना था। क्या था दोस्तों, लहना था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। यहां से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तभी तुरंत हमने बताया सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे दोस्तों, गुरु अर्जुन देव थे। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसको कि किसने मरवा दिया था, तो याद रखिएगा जहांगीर के पुत्र यानी खुसरो शाह का इसने सहयोग दिया था, उसी ने मरवा दिया था। तो याद रखिएगा जहांगीर ने। किसने मरवाया था, जहांगीर ने मरवाया था। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में जफरनामा लिखा था? जफरनामा जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, याद रखिएगा जो लिखा था किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का याद रखिएगा 1708 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसका जन्म याद रखिएगा 1666 ईस्वी में कहां पर हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा पटना सिटी में हुआ था, पटना के पटना सिटी में हुआ था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, किसका किया था? खालसा पंथ की स्थापना इसी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? आपको पता है बंगाल में जो द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला, और याद रखिएगा 1765 में किसने लागू किया? तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर बी। पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन को अंत किसने किया? तो याद रखिएगा 1772 में वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया? देखिए रॉबर्ट क्लाइव को जब वहां का बंगाल का पूरा शासक का क्षेत्र मिला दीवानी अधिकार, तो मतलब 1765 के इलाहाबाद संधि में, तो उसमें जो है इसने उसको चलाने का मतलब कि उतना नहीं था आइडिया कि कैसे चलाया जाता है, तो उसने जो उपदीवान नियुक्त किया। तो उपदीवान याद रखेगा 3 उपदीवान नियुक्त के, एक हुआ था आपका बिहार का, कहाँ का हुआ था दोस्तों? बिहार का। दूसरा था बंगाल का, कहाँ का था? बंगाल का। और एक था आपका उड़ीसा का, कहाँ था दोस्तों? उड़ीसा का था। यहाँ पर बिहार का जो किया था, इसको किया था राजा सीताब राय को। किसको किया था? राजा सीताब राय को किया था। बंगाल का अगर पूछेगा तो मोहम्मद रजा खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहम्मद रजा खां हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उड़ीसा का हो जाएगा राय दुर्लभ। कौन हो जाएगा दोस्तों? राय दुर्लभ हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से बोला गया है कि बिहार का, तो बिहार का कौन हो जाएगा? राजा सीताब राय। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। ये जो है 10वां एनसीईआरटी इसका जिक्र क्या है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कार्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ था? कार्नवालिस कोड का निर्माण हुआ था 1793 में। कब हुआ था दोस्तों? 1793 में हुआ था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसके शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में 16 में हुआ था? देखिए 1814 से 16 में जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, इसी के द्वारा याद रखेगा 1816 में जो होता है क्या होता है दोस्तों? संगौली का संधि होता है। किसका होता है? संगौली का संधि होता है। तो ये भी चीज एकदम ध्यान रखनी है। और उस समय जो याद रखेगा ये लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है याद रखिएगा 1813 से लेकर 23 तक है। कहां तक है? 1813 से 23 तक, इसी के बीच आता है 1816। तो यहां पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। और याद रखिएगा इसको जो ध्वस्त किया था, तो याद रखिएगा ये किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऐबक की मृत्यु किस वर्ष चौगान खेलते हुए घोड़ों से गिरकर हो गई? देखिए ऐबक याद रखिएगा गुलाम वंश का शासक था। किसका था? गुलाम वंश का शासक बोल सकते हैं कौन था? या कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं इसका जो जन्म, ये जो अधिकार किए थे गुलाम वंश, याद रखिएगा 1206 से। दिल्ली सल्तनत पर अधिकार इसने कब किया था? 1206 में। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और याद रखिएगा 1206 में, लेकिन 1210 ईस्वी में जाते जाते इसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े पर से चौगान खेलते हुए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। इसका मकबरा भी लाहौर में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को याद रखिएगा इसका एक नाम था लाख बख्श। कौन था दोस्तों? लाख बख्श का। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। लाख बख्श इसको इसीलिए बोलते थे क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक से एक चीज घटना आपको और याद रखना कि इसने जो है याद रखिएगा कुतुब मीनार की नींव रखी। किसका रखा दोस्तों? कुतुब मीनार का नींव रखा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, ये अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश इसी का दामाद था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बलबन किस वर्ष दिल्ली का गद्दी पर बैठा? तो बलबन याद रखिएगा, बलबन जो है ये याद रखिएगा, बलबन जो है रक्त एवं लोक की नीति अगर पूछेगा किसने चलाया, रक्त एवं लोक की नीति किसने चलाया, तो याद रखिएगा बलबन ने। और ये जो है इसका जो भारतीय वन में इसका चर्चा किया है, याद रखिएगा 1266। इसके ईस्वी को ध्यान रखिएगा 1266। ये बीपीएससी भी पूछ चुका है। कौन पूछ चुका है? बीपीएससी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। राज दरबार में सिजदा एवं पवोस, यहाँ पवोस होगा दोस्तों, सिजदा एवं पवोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो सिजदा एवं पवोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो याद रखिएगा बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। जिसको कि याद रखिएगा मुगल वंश ने बाद में जाते जाते मुगल शासक शाह आलम ने, सॉरी शाहजहां ने, किसने दोस्तों? शाहजहां ने इसको किसने बना दिया? याद रखिएगा ये जो है इसको और करूड़ बना दिया। तो याद रखिएगा जैसे कि राजा शासक आते थे सिजदा उसको मतलब कि पैर छूकर प्रणाम करना है, ये भी चीज बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए
चलते बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए यहाँ पर दिया गया है खिलजी वंश का कार्यकाल क्या था। तो आपको पता है खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था। गुलाम वंश के शासक को, मतलब कि उसका अंतिम शासक जो था, मतलब बोल सकते हैं क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स था, उसको जो पराजय करके, याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। तो अब यहाँ पर से देखिए दिल्ली सल्तनत का अगर कार्यकाल आप लोग देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से है? 1206 से लेके 1526 तक है। कब से है? 1206 से लेके 1526 तक। इसमें कितने शासक हुए देखिएगा। एक हुआ था आपका गुलाम वंश। कौन हुआ था दोस्तों? गुलाम वंश जो हुआ था ये 1206 से लेके 1209 तक हुआ था, सॉरी 1206 से लेके 1290 तक हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है खिलजी वंश। आपका क्या आता है दोस्तों? खिलजी वंश। खिलजी वंश ध्यान रखिएगा 1290 से लेके 1320 तक आता है। कहाँ तक आता है? 1320 तक। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1290 से लेके 1320। इसके बाद देखिए कौन आता है, याद रखिएगा, तुगलक वंश आता है। कौन आता है दोस्तों? तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश अगर ध्यान देखिएगा तो 1320 से लेके ये 1414 तक चलता है। कब चलता है? 1320 से लेके 14 तक। अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासक किसका रहा, तो याद रखिएगा 1313 से लेके 1414 तक ये तुगलक वंश का रहा। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है आपका सैयद वंश। कौन आता है दोस्तों? सैयद वंश। सैयद वंश याद रखिएगा 1414 से लेके 1451 तक शासन किए। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है लोधी वंश। लोधी वंश याद रखिएगा 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। और याद रखिएगा पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, उसमें लोधी वंश का मतलब कि खात्मा हुआ और इसके स्थान पर याद रखिएगा मुगल वंश का बाबर ने स्थापना किया। तो यह भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आज हमने क्वेश्चन लिया था मध्यकालीन भारत से। कल जो आपका आएगा मुगल काल से आएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश के शासक थे, लेकिन जितना भी मतलब कि जितना भी दिल्ली सल्तनत में था सबसे पढ़े जाने योग्य यही थे। एक शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा। लेकिन याद रखिएगा इसने जितने भी काम को अंजाम दिया सभी का कार्य इसका विपरीत चला गया, क्योंकि इसने जब भी जो काम करना चाहा उसका जस्ट अपोजिट यानी कि विपरीत हुआ। तो याद रखिएगा इसने जो अपना मतलब कि राजधानी था, इसने याद रखिएगा दिल्ली से दौलताबाद लाया था, जिसको कि हम लोग उस समय देवगिरी भी बोलते थे। क्या बोलते थे दोस्तों? देवगिरी भी बोलते थे। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय याद रखिएगा 1333 ईस्वी में एक मतलब कि यात्री आए थे जिसका नाम था इब्न बतूता। कौन था दोस्तों? मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन पुस्तक लिखी है? याद रखिएगा रहला। रहला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखिएगा इब्न बतूता ने। यह काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में सर्वमान्य प्राचीन वेद के संकलकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। देखिए ये जो है 9th एनसीईआरटी में है। यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है कि मतलब कि ग्रंथ का मतलब कि संकलकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि वेद कितने हैं भारत में? वेद आपको 4 वेद हुए। कौन कौन हुए दोस्तों? एक हुआ आपका ऋग्वेद। कौन हुआ दोस्तों? ऋग्वेद हुआ। दूसरा आपका हुआ कौन? यजुर्वेद। यजुर्वेद हुआ, याद रखिएगा यजुर्वेद। तीसरा हुआ आपका सामवेद। क्या हुआ दोस्तों? सामवेद हुआ। और जो है याद रखिएगा चौथा आपका कौन हुआ? अथर्ववेद। याद रखिएगा त्रिवेद में जो है याद रखिएगा अथर्ववेद शामिल को नहीं किया जाता है। त्रिवेद मतलब 3 वेद। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद ये तीनों वेद में शामिल है, लेकिन त्रिवेद में अगर त्रिवेदी में पूछेगा तो ये अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। इसको सभी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? इसको संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता। और ये आपका बीपीएससी पूछ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के लिए संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देख रहे हैं कि किस तरह के भारतीय एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 10th क्लास का। यहाँ पूछा गया एग्जाम में ज्यादातर यहाँ तक पूछा गया, लेकिन ये भी चीज ध्यान रखिएगा 10,462 क्या हो जाएगा दोस्तों? 10,462 हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। देखिए एक होता है आपका ऋग्वेद। कौन सबसे पहले आपका पुराचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को व्यक्ति को क्या बोलते थे? ब्राह्मण को। तो याद रखिएगा होत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्री बोलते थे। उसके बाद आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद याद रखिएगा यजुर्वेद पढ़ने वाले को ब्राह्मण को क्या बोलते थे? तो याद रखिएगा यजुर्वेद को बोलते थे अधर्वयु। क्या बोलते थे दोस्तों? अधर्वयु बोलते थे। एक आता है आपका सामवेद। सामवेद पढ़ने वाले को हम लोग क्या बोलते थे? तो याद रखिएगा उदात्री या उद्गाता बोलते थे। क्या बोलते थे? उदात्री या उद्गाता बोलते थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता अथर्ववेद। अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते थे? ब्रह्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मा बोलते थे। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर से देखिए एक ही चीज दिया है होत्री। होत्री आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संबंधित है। अघन्या शब्द याद रखिएगा किसके लिए संबंधित है? गाय से लिए। गाय को वेद में क्या बोला गया? अघन्या बोला गया। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए वेद में कई सारे चीज बोले गए हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। कई नदी को, जैसे आपका हो गया रावी नदी। रावी नदी को क्या बोला गया दोस्तों? परुसनी बोला गया। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद आता है आपका कौन बनता है दोस्तों? याद रखिएगा, एक आता है चिनाब नदी। चिनाब नदी को क्या बोला गया दोस्तों? तो याद रखिएगा अस्कनी। क्या बोला गया दोस्तों? अस्कनी बोला गया। एक आता है आपका झेलम नदी। झेलम नदी को क्या बोला गया? बितिस्ता नदी बोला गया। क्या बोला गया? बितिस्ता नदी बोला गया है। तो यह सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना। एक आता है सतलज नदी। सतलज नदी को क्या बोला गया? सह्याद्री बोला गया है। तो यह चीज एकदम ध्यान रखिएगा। ब्यास नदी। ब्यास नदी को क्या बोला गया? बिपाशा बोला गया है वेद में। तो यह सब चीज को एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर से क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस क्षेत्र विशेष का शासन इतिहास वर्णित है? तो देखिए राजतरंगिणी का लेखक कौन था? कल्हन था। और इसमें जो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के बारे में विवरण है। किसमें है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के बारे में विवरण है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों के सिंध विजय के वितरण चचनामा के लेखक कौन थे? तो चचनामा के लेखक कौन था दोस्तों? याद रखिएगा अली अहमद। ये आपका बिहार दरोगा पूछ चुका है, हो सकता है आपका बिहार पुलिस पूछने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हेरोडेटस। हेरोडेटस की कौन सी पुस्तक थी? तो याद रखिएगा हिस्टोरिका। हिस्टोरिका हो जाएगा एक का हो जाएगा एक। टॉलमी। टॉलमी द्वारा क्या लिखा गया था? तो याद रखिएगा टॉलमी ने लिखा था भारत का भूगोल। तो ये हो जाएगा 4। प्लिनी ने क्या लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री। तो ये हो जाएगा 3। मेगास्थनीज याद रखिएगा इंडिका पुस्तक लिखा था। तो यहाँ से हो जाएगा 2, यानी 1 4 3 2 बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से दिया गया है। अब आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। किसका हो गया दोस्तों? ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए ये क्वेश्चन जो है भारत का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? देखिए ये जैसे आपका हो गया, यहाँ पर से ध्यान से समझिएगा। ये आपका हो गया भारत। क्या हो गया दोस्तों? भारत हो गया। और यहाँ पर से बोल सकते हैं ये आपका उत्तर दक्षिण हो गया, ये आपका पूरा पश्चिम हो गया। तो उत्तर दक्षिण की बात करेगा तो ये है कितना? 3214 है। कितना दोस्तों? 3214। वही अगर पूरा पश्चिम की बात करेगा तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों को एकदम ध्यान रखनी है। तो 3214 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में है, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर है ये देखिएगा। तो भारत की स्थलीय सीमा तो याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। लेकिन जो है आपके यहाँ पर एनसीईआरटी में जो दिया गया है 15,106.7 दिया है। तो इसी को इसको भी आप लोग ध्यान रखना। लेकिन 15,200 किलोमीटर आपको ध्यान रखना। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है ये चीज पूछा जाएगा। अगर भारत का आपको अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वहीं अगर आपको पूछे संपूर्ण भारत का, यानी कि बोल सकते हैं कि अंडमान निकोबार और अरब सागर यानी बंगाल की खाड़ी दोनों को मिलाकर, तब आपका हो जाएगा 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर भारत का पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए दोनों का चर्चा दिया गया है आपके एग्जाम में। 9th में वो पूछा था, 10th में देखिए ये क्वेश्चन है। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर, जलीय अगर बोलेगा और स्थलीय दोनों को मिलाकर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का देशांतरीय विस्तार है, यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार याद रखिएगा 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में आता है। कहां पर आता है दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। तो यहां पर से देखिए कहां पर है, 68 डिग्री 60 में पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच होता है भारत का देशांतरीय विस्तार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है। देखिए दक्षिणतम बिंदु की बात करिएगा तो ये आपका भारत हो गया। यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर की बात करिएगा तो उत्तर आपका हो जाएगा इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में एक ही चीज दिया गया था, हम चारों यहाँ पर बता देते हैं। अगर आपको पूछे यहाँ पर क्या पूछे, पश्चिम में, पश्चिम ये आपका हो गया। पश्चिम में क्या हो जाएगा दोस्तों, गुहार मोती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुहार मोती। गुहार मोती याद रखिएगा कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। और जो पूरब में आपको पूछेगा, पूरब में याद रखिएगा किबुथु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, किबुथु हो जाएगा, जिसको कि अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ आपका पूछा गया है दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, पेगविलियम पॉइंट भी बोलते हैं, पार्थन पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये सब चीज को एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत में वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान में जो भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कितना है दोस्तों, 28 राज्य हैं। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौनक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मौनक समय याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, और यह जो है लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, मौका। क्या है दोस्तों, मौका याद रखिएगा, MOUCA। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब मौका से एम से क्या हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, यू से क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो यहां से ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। 5 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि नहीं गुजरती। तो आपको कर्क रेखा पता होना चाहिए कितना राज्यों से गुजरती है। तो याद रखिएगा 8 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है गुजरात, क्या गुजरती है, गुजरात से। उसके बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा झारखंड पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा मिजोरम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है। और ये आपको अगर पूर्व और पश्चिम किसी तरीके से पूछे तो ये आपका सिलसिला ढंग से स्टार्ट है। तो यहाँ पर से बोला गया गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरता है, मिजोरम से, मेघालय से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ये सब जो है आपका 9th क्लास एनसीईआरटी में दिया गया है भारतीय वन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा, गोवा। सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा गोवा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है। केंद्रशासित प्रदेश पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जनसंख्याओं की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित, जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है, दिल्ली में केंद्रशासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है, यानी कि सबसे अधिक लंबा तटरेखा कितना है। तो याद रखिएगा तटरेखा लंबा जो है 9 राज्यों से होती है। कितने राज्यों से, 9 राज्यों से होती है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें सबसे लंबा होता है गुजरात का, और सबसे अगर छोटा पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंबा पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। तो ये हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, ये कितने राज्य हैं। तो याद रखिएगा 5 राज्य हैं। कितना है दोस्तों, 5 राज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिएगा कौन कौन राज्य, कहने का मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि स्थल रूप से किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो एक आपका है कौन दोस्तों, याद रखिएगा झारखंड है। कौन है दोस्तों, झारखंड है। एक आपका है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है आपका तेलंगाना। कौन आता है दोस्तों, तेलंगाना। और एक आपका आता है हरियाणा। क्या आता है, हरियाणा। ये 5 को एकदम ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श करता है। तो आपको याद रखना है 7 देशों से। तो आपको याद रखना है बचपन में बीए। क्या हो जाएगा दोस्तों, बचपन में बीए हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ हो गया बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, और याद रखिएगा म्यांमार हो गया। और जो है बीए यानी कि भूटान, और याद रखिएगा ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। सबसे अधिक सीमा कहाँ से बनाती है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ लगाती है सबसे अधिक सीमा भारत ने। और याद रखिएगा ये जो है कितना लगाता है, 4096 किलोमीटर। कितना लगाता है, 4096 किलोमीटर। वही अगर सबसे कम की बात करिएगा तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, और सबसे कम यहाँ पर 106 किलोमीटर वर्ग सीमा लगाता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पाक जल संधि किसके बीच है? तो पाक जल संधि याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। रेड क्लिप रेखा कहाँ का? रेड क्लिप रेखा किसके बीच है? तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और याद रखिएगा 17 अगस्त 1947 को खींचा गया था। कब खींचा गया था? 17 अगस्त 1947 को। और ये एक अध्यारोपित रेखा है। क्या है दोस्तों? अध्यारोपित रेखा है। ये अभी आपका बीपीएससी पूछ चुका है, तो हो सकता है इस बार पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो मैकमोहन रेखा याद रखिएगा भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। याद रखिएगा ये 1914 में खींचा गया है। तो याद रखिएगा ये सिर्फ एक देश, एक राज्य भारत के राज्य से लगता है। तो याद रखिएगा वो कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों 9th और 10th का हंगामा मचा दिया था, इसीलिए हमने आपको करवा दिया। देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको कि हम रिवीजन सीरीज में आपको नहीं करवाए हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हम रिवीजन सीरीज में करवाएं। यही 9th 10th में दिया गया है। सभी मास्टर एकदम हल्ला फैला दिया, वो सब चीज़ आपको नहीं करना। जितना हम बता रहे हैं उस पर आप लोग एकदम जाइए, एक भी चीज एकदम आपका बाहर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर से है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो उस समय जो सबसे पहले याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर लगता है। कौन लगता है? बोंगो सागर। ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि ये 10वां क्लास में दिया गया है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है? तो 8 डिग्री चैनल जो है याद रखिएगा ये जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। किसके बीच है? मिनिकॉय के बीच। अब यहाँ पर 9 डिग्री आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप और जो है याद रखिएगा मिनिकॉय के बीच है। किसके बीच में? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन डिग्री है? तो याद रखिएगा ये 9 डिग्री है। ठीक है, मिनिकॉय। और उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा अंडमान एवं निकोबार के बीच है। किसके बीच है? अंडमान एवं निकोबार के बीच याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद कई बार आपको पूछ देता है 11 डिग्री चैनल, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। 11 डिग्री चैनल याद रखिएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप के कन्नामोरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करता है। किसको करता है? कन्नामोरे द्वीप को अमीनी द्वीप से अलग करता है। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। एक होता है 16 डिग्री चैनल। 16 डिग्री चैनल याद रखिएगा उत्तरी सह्याद्री को दक्षिणी सह्याद्री से अलग करता है। एक होता है 17 डिग्री चैनल। 17 डिग्री चैनल याद रखिएगा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रहनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ से आपका फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। फिजिक्स का क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है? यानी कि आधारी राशि कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो एक आपका कौन होता है दोस्तों? याद रखिएगा एक आपका होता है द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है। उसके बाद आपका होता है समय। उसके बाद क्या होता है? समय होता है। उसके बाद आपका होता है लंबाई। क्या होता है दोस्तों? लंबाई होता है। उसके बाद आपका होता है ताप। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा विद्युत धारा होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा होता है। उसके बाद आपका होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है दोस्तों? ज्योति तीव्रता होता है। उसके बाद याद रखिएगा एक जो आपका बचा हुआ है वो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ की मात्रा। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान का क्या होता है? केजी होता है। समय का क्या होता है? याद रखिएगा सेकंड होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। ताप का क्या होता है दोस्तों? सेल्सियस होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है दोस्तों? SI मात्रा कैंडल होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। तो यही आपका जो है 7 भौतिक राशि है, आधारी राशि है, मूल मात्रा के जो भी बोल सकते हैं वो आपका यही 7 है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, वेग नहीं है। तो वेग आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसी राशि का परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है। तो किसी भी राशि का अगर मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम निकालना है तो उसके लिए आपको मात्रक और संख्या दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मात्रक एवं संख्याएं दोनों होना चाहिए। तो यह चीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। डाइन सेकंड मात्रक है। देखिए डाइन किसका होता है? बल का होता है। ठीक है, और जो सेकंड किसका होता है? समय का होता है। तो डाइन बल और समय बराबर क्या हो जाएगा? आवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आवेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका कभी कभी बीमा भी निकालने पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसका जो बीमा होता है तो आपको पता है न्यूटन का कितना होता है? MLT-2 होता है और नीचे m है। तो ये जाकर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये घट जाएगा, तो यानी m0 हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1 न्यूटन बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर याद रखिएगा 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है दोस्तों? 10⁵ डाइन होता है। यही सब जो है आपके 9th क्लास में, ये सब हम कितना बार करवाएं दोस्तों। आप एकदम रिवीजन क्लास को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए और प्रीवियस क्लास को। आपका बिहार पुलिस एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता, ये हम आपको विश्वास करके दिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है, यह समतुल्य है। तो ऊर्जा का SI मात्रक जो जूल है इसका किसमें मापते हैं? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कोनिया बेक का बिम्बिया सूत्र क्या होता है। देखिए कोनिया बेक का यहाँ पर फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ होता है क्या होता है, 1/, आवृत्ति होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/, आवृत्ति होता है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, m0 हो जाएगा, l0 हो जाएगा, t-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवृत्ति का सेकंड होता है m0 l0 t-1, या तो इसको सिर्फ लिख सकते हैं t-1। तो यहाँ पर से हो जाएगा m0 ये है, l0 t-1। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है। तो भौतिक राशि को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किसको करते हैं, जिसको कि मापा जा सके। किसको दोस्तों, जिसको मापा जा सके। तो यहाँ पर हो जाएगा वह जो जिसको मापा जा सके। तो यहाँ पर नहीं हो गया तो इसको काट लीजिए, वह जो जिसको मापा जा सके। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बीमा दिया गया है, इसका बताना है कि क्या होगा। एम को क्या लिखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा केजी। केजी को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। एल को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। टी को क्या लिखते हैं दोस्तों, सेकंड लिखते हैं। और यहाँ पर जो है केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड याद रखिएगा, ये आवेग का भी होता है और ध्यान रखना है आपको, ये संवेग का भी होता है। क्या होता है दोस्तों, आवेग और संवेग दोनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। MLT-1 आवेग और संवेग दोनों का बीमा हो जाएगा और केजी मीटर पर सेकंड दोनों का एसआई मात्रक हो जाएगा। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक है। अभी तुरंत हमने बताया द्रव्यमान, समय, लंबाई। यही हो जाएगा। 7 मूल मात्रक बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, एक आपका हो गया ताप। क्या हो गया, ताप हो गया। एक आपका क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। क्या होगा दोस्तों, विद्युत धारा हो गया। एक याद रखेगा ज्योति तीव्रता हो गया। क्या होगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता हो गया। उसके बाद ध्यान रखना है पदार्थ की मात्रा हो गया। क्या हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। तो यह भी चीज ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 है। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रकों को निम्नलिखित संयोगों में से कौन सा बल का उपयुक्त है। यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा F बराबर होता है ma। क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है ma। F बराबर हो गया फोर्स यानी बल, m बराबर मास यानी कि द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। ठीक है, और जो है a का बराबर क्या होता है, त्वरण। क्या होता है दोस्तों, त्वरण होता है। यानी द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर बल होता है। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं। और जो त्वरण का क्या होता है, तो याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक। देखिए किसी भी प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक बोले तो वो जो है दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, दाब के बराबर होता है। दाब का क्या होता है फॉर्मूला, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल को हम लोग सीख सकते हैं न्यूटन, और जो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब यहाँ से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। चलिए सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम किसके रूप में भाग लेता है, कोशिका के विभाजन में भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो यह भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोशिका यांत्रिक सहायता पता है। तो कोशिका यांत्रिक सहायता किसके द्वारा पता है, तो याद रखिएगा ये जो पता है प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा, यानी बोल सकते हैं कि राइबोसोम। तो यहाँ पर हो जाएगा अंतर द्रव जालिका। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और जो याद रखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं खुरदरी। क्या होते हैं दोस्तों, खुरदरी होते हैं। और एक होते हैं चिकनी। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। खुरदरी में जो है राइबोसोम पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, खुरदरी में जो है राइबोसोम पाया जाता है, वो जो है प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम याद रखिएगा सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। माइट्रोकोन्ड्रिया संबंधित। माइट्रोकोन्ड्रिया याद रखिएगा एक जो है इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये श्वसन अंग में भाग लेता है। तो इसका हो जाएगा एटीपी के निर्माण में। एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ से आप सब पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। क्या होता है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा सा राइटिंग पे नहीं जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको एकदम ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए माइट्रोकोन्ड्रिया। माइट्रोकोन्ड्रिया को खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, अल्टमैन ने किया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और माइट्रोकोन्ड्रिया का हम लोग ये भी चीज़ कहते हैं कि इसमें जो है डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, डीएनए इसमें भी पाया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति याद रखिएगा पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा पादप कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना में किस भाग की खोज की थी। तो पुरकुंजे ने याद रखेगा किसका खोज किया था, जीव द्रव का खोज किया था। किसका किया था दोस्तों, जीव द्रव का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिस्टोलॉजी किसका होता है, याद रखिएगा टिश्यू का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। टिश्यू मतलब उत्तक, उत्तक का अध्ययन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ये क्या किया था, मेयर ने। किसने किया था दोस्तों, मेयर ने किया था। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए उत्तक किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा सभी कोशिकाओं, बहुत सारे कोशिकाएं जो मिलकर उसका समूह, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, तो उत्तक बोलते हैं। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, शीर्षक विभाजित की उत्तक उत्तरद्वायी होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ये जो बोलते हैं प्राथमिक उत्तक, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्राथमिकी वृद्धि के लिए इसको बोला जाता है। और याद रखिएगा इसको बोलते हैं लंबाई वृद्धि के लिए। क्या बोलते हैं दोस्तों, लंबाई वृद्धि के लिए ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर मोटाई की बात करेगा तो इसको हम लोग पार्श्व विभाजकीय उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व विभाजकीय उत्तक। ये भी चीज ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी, इसको बोलेंगे शीर्षक विभाजित उत्तक। क्या बोलेंगे, शीर्षक विभाजकीय उत्तक। ठीक है, पार्श्ववाची उत्तक हमने बताया मोटाई, पेड़ पौधे का जो मोटाई होता है इसी के द्वारा बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए जीवित कोशिका की यहाँ बात कर दीजिए तो मृदु उत्तक और जो है स्थूल कोण, यहाँ पर दोनों में क्या पाया जाता है, याद रखिएगा मृत कोशिका पाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया जीवित कोशिका पाया जाता है, तो ये दृढ़ उत्तक हो जाएगा। दृढ़ उत्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरन काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरन काइमा बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। मृदु उत्तक को पैरन काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरन काइमा। और स्थूल कण को क्या बोलते हैं, कोलन काइमा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलन काइमा बोलते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे आपका हो गया नारियल का जो आप छिलते हैं उसको, जिसमें कि मतलब कि मजबूती प्रदान हो, उसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ उत्तक। स्थूल कोण कहने का मतलब हुआ साकिया पौधा, जिससे कि मतलब चलिए कि कोई कद्दू का लत है वो चढ़ गया किसी पौधे पर, तो साकिया पौधा को हम लोग स्थूल कोण कहते हैं। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार याद रखिएगा माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो किया था, दो भाई था। उसने जो चश्मे का दुकान था, चश्मे का दुकान था, तो याद रखिएगा जेड जंक्शन हो जाएगा और जो है एन जंक्शन, एच जंक्शन। तो यहाँ पर से हो जाएगा जंक्शन और जंक्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये याद रखिएगा इसका जो खोज किया था 1590 में किया था। कब किया था दोस्तों, 1590 में किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रो आविष्कार किसने किया था, नॉल एवं रस्का ने किया था। किसने किया था, नॉल एवं रस्का ने किया था। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरी तथा भेड़ के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्क्रॉपी किसके कारण होता है। तो ये याद रखिएगा मस्तिष्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, मस्तिष्क में पाया जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रियन। ये प्रकार का वायरस है। क्या है दोस्तों, वायरस है। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमान प्रोटीन अणु प्रियन कितने अमीनो अम्ल से बनते हैं। यहाँ पर असमान की बात कर दी है, ये हो जाएगा 254। अगर यहीं पर समान बात करता है तो ये कितना होता है, 20 होता है। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की थी। सूक्ष्म जीवों की सर्वप्रथम खोज किसने किया था, लुबेनहॉक ने किया था। और याद रखिएगा 1675 ईस्वी में किया गया। कब किया गया दोस्तों, 1675 ईस्वी में किया गया। तो यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी याद रखिएगा जो इसका जनक कहते हैं जीवाणु के अध्ययन को, ये लिबोनहॉक। कौन हो जाएगा दोस्तों, लुबेनहॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एलिसा जांच याद रखिएगा एड्स का पहचान करता है। किसका करता है, एड्स का पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से इसका फुल फॉर्म पूछा, तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो एंड डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहां से दोस्तों हमने आपको 9th और 10th का आज पूरा करवा दिया क्लास 1। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताना है। एक टाइप आप लोग कर दीजिएगा, हम समझ लेंगे कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। इसके जगह पे आपका रिवीजन सीरीज आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल के सुबह वाले रिवीजन सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।